हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम डिटर्मिनेंट्स की स्टडी करेंगे। डिटर्मिनेंट की स्टडी करने से पहले मैं इस चैप्टर को लिंक करता हूं मैट्रिक्स से। पिछली क्लासों में आपने मैट्रिक्स की स्टडी की थी। मैट्रिक्स में मैंने आपको मैट्रिक्स को सॉल्व करना सिखाया था। मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स उसमें निकालना, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड, मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन एंड ये सब बातें मैंने आपको मैट्रिक्स में बताई थी। मैट्रिक्स को किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरीके से मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इन सब बातों का मैंने जिक्र मैट्रिक्स में किया था। मैट्रिक्स में एक और है कि मैट्रिक्स के मेथड से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। जो हमें होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी हैं होती हैं लीनियर में, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी हैं, उनको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस में हटने के कारण मैंने आपको वो मैट्रिक्स के चैप्टर में बताई नहीं थी, इसलिए मैं आपको हल्का इंट्रोडक्शन देता हूँ वहाँ पर कि a1x प्लस b1y और प्लस c1z इज इक्वल टू d1 हो। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 हो एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 हो। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं हम मैट्रिक्स में सॉल्व कर सकते हैं। और ये दो ऑर्डर की है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू c2। इस टाइप की इक्वेशन मैट्रिक्स में सॉल्व करना सिखाया जाता है, लेकिन ये इक्वेशंस वहाँ पर सिलेबस से हट चुकी हैं, इसलिए मैंने वहाँ एक्सप्लेन नहीं किया था। तो मैट्रिक्स आपको पता रहना चाहिए कि मैट्रिक्स मेथड से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इसी इक्वेशन के द्वारा लिंक करता हूँ मैं डिटर्मिनेंट को। कि डिटर्मिनेंट में भी ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट क्या है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक तरह से हम ये कह सकते हैं मैट्रिक्स में टाइप्स होते हैं। मैंने बताया था रो मैट्रिक्स बताया था मैंने, उसमें मैंने कॉलम मैट्रिक्स बताया था और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में काफ़ी मैट्रिक्स बताई थी। और मैंने उसमें ये भी बताया था आप लोगों को कि उसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी। तो अब हम यहाँ पर एक इक्वेशन पर विचार करते हैं। तो हम आपको डेफिनेशन इसकी बताता हूँ, उसके नोटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज कर लिया कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ये कोई होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम विचार करें फ्रॉम 1 पर विचार कर रहे हैं। पहली पर फ्रॉम 1 से देखिए तो a1x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस का b1y, और हम लिखें इसको तो हम लिख सकते हैं x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस b1 अपॉन a1। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब दूसरा, इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन से बात करें फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से बात करें तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इससे a2x, इस पर विचार कर रहे हैं, a2x इज इक्वल टू माइनस के b2y, और इसको लिखें तो x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस के b2 अपॉन a2 हो जाता है। इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इनकी दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है, तो इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस b1 अपॉन a1 इज इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो b1 अपॉन a1 इज इक्वल टू b2 अपॉन a2। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको ऐसे,
तो ये हो जाएगा आपका A1 B2 और इज इक्वल टू A2 B1 A2। हम लिख सकते हैं B1 A2 और इसको लिख सकते हैं A1 B2 प्लस B1 A2 दैट इक्वल टू 0, सॉरी माइनस, इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। यहाँ आपने देखा A1 B2 माइनस के A1 B1 A2। अब इस A2 B1 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1, जैसे मैंने कहा A1 B2 और A1 B2 माइनस A2 B1 दैट इक्वल टू 0। बात यह मैंने इसको इधर उधर ट्रांसफर कर दिया, इसको आगे पीछे लिख दिया है, कुछ नहीं किया मैंने उसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हो गया A1 B2 माइनस A2 B1 और इस रिजल्ट को हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। एक सिंबल है ये, इस तरह से मैंने बनाया, यहाँ मैंने लिख दिया A1 A2 B1 B2 दैट इक्वल टू 0। तो इस रिजल्ट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यूजली इसको हम जो रिजल्ट आया है इसको हम यूजली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दस इट फॉलोज दैट। और इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि A1 A2 B1 B2 दैट इक्वल टू, मतलब इसको इसका इससे प्रोडक्ट माइनस इसका इसके प्रोडक्ट मीन्स A1 B2 माइनस B1 A2 लिख सकते हो। तो इस रिजल्ट को आप इस तरीके से A1 B2 माइनस B1 A2, तो इस रिजल्ट को ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। और ये देख रहे हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये डिटर्मिनेंट है, इसी को डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसको ध्यान रखना, इसको मॉडुलस का सिंबल ना समझें, ये मॉडुलस का सिंबल नहीं है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का ये सिंबल है और डिटर्मिनेंट के सिंबल में ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एलिमेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में केवल डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है कि जब तक ओनली द स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इसकी, अब ये 2x2 ऑर्डर का है, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ऐसे ही 3x3 ऑर्डर की भी इक्वेशन लीनियर, जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल लेकर के भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये रहा मेन डिटर्मिनेंट को। इस डिटर्मिनेंट का यूज हम ट्रायंगल का एरिया निकालने में और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग में एप्लीकेशंस हैं और आपका सोशियोलॉजी वगैरह में इसका काफ़ी यूज है और आपका इंजीनियरिंग में, साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह में काफ़ी इसका यूज होता है, इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं। आगे आपकी काफ़ी यूज है, ट्रायंगल का एरिया निकालने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया आपने हाफ बेस इनटू हाइट पढ़ा है और आपने हीरोइंस फार्मूला पढ़ा है और यहाँ पर और अभी आपने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा आपने सीखा था कि 2 ट्रायंगल में दो साइड है, एक ट्रायंगल दे रखा हो बीच का, तब भी एरिया निकाल सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर भी एक नया मेथड है, डिटरमिनेंट के द्वारा हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और वेक्टर में भी इसका यूज आपने फर्स्ट ईयर में किया है फिजिक्स के अंतर्गत। तो इस तरीके से ये जो डिटरमिनेंट है इसी की कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। और इसमें अब आता है कि डिटरमिनेंट टाइप्स में डिटरमिनेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट्स में डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 1 हो, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 में हो तो केवल एक ही एलिमेंट हम लिख के छोड़ देंगे उसके अंतर्गत, और डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 का हो सकता है और डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 का हो सकता है। तो जो डिटरमिनेंट ऑर्डर ए मैट्रिक्स जो 2 ऑर्डर का होगा उसमें 4 एलिमेंट होंगे, 2 रो 2 कॉलम, और जो 1 ऑर्डर का होगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा। और जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ऑर्डर में हम कह सकते हैं कि द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 1 हो सकता है, एक केवल एलिमेंट आएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
2 का भी हो सकता है, और 2/2 2 रो 2 कॉलम और 3 रो 3 कॉलम का भी डिटर्मिनेंट हो सकता है मैट्रिक्स के अंतर्गत। तो मैं कह सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स 3 तक के आपके कोर्स में हैं और हम इन्हीं की स्टडी करेंगे। तो इसमें ऑर्डर 1 की बात की जाए तो केवल एक ही ऑर्डर आएगा इसमें, जैसे मैंने ए लिख लिया एलिमेंट। अब जैसे हमने लिखते हैं यहाँ पर ये लिख सकते हैं जैसे कि ये ऑर्डर में A1 और A2 A3 B1 B2, ये 2 बाई ऑर्डर का हो गया। ऐसे 3 बाई ऑर्डर का लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस तरीके से 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट भी हम लिख सकते हैं। लेकिन बस यह है कि इसमें जितने 3 रोज 3 कॉलम होंगे या 2 रोज 2 कॉलम होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स है ओनली द स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ वर्ड यूज हो रहा है, एक कोफैक्टर वर्ड यूज होता है, उसका मैं बता दूं आपको। अब हम आपको माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे। जब हम माइनर्स की बात करते हैं माइनर्स में जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, जो सॉरी डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, मान लीजिए आपने डिटरमिनेंट सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स लिया है, सॉरी डिटरमिनेंट लिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये लिया है। तो अब आपसे कोई कहता है कि इसमें माइनर आपको निकालना है, द माइनर ऑफ द एलिमेंट B2। अब हमें B2 कह दिया उसने या A1 कह दिया, हम माइनर ऑफ द माइनर ऑफ द एलिमेंट हम मान लें कि हमको A1 का या B1 का A1 का निकालना है, A1 इज। तो A1 का मतलब है कि ओमटिंग रो और कॉलम को A1 जहां एलिमेंट है उसके रो और कॉलम को एलिमेंट को छोड़ दीजिए, ओमटिंग कर दीजिए। दिस मीन्स यदि हम सोचा जाए तो मैं बता दूं कि जहां A1 मैंने लिया है उस पर प्लस का साइन बना दीजिए, उसे ऐसे प्लस का साइन बना दीजिए, या कह दीजिए कि जो एलिमेंट A1 है उसके रो और कॉलम को ओमटिंग कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उसको बचा हुआ डिटरमिनेंट है उसे लिख दीजिए। तो यहाँ हो गया B2 C2 और B3 C3, ये A1 एलिमेंट का माइनर आपने निकाल दिया, माइनर निकाला। आपसे ये भी पूछ सकता है यहाँ पे कि इसमें, इसको मैं अभी हटा रहा हूं यहां से, अब क्वेश्चन में ये भी आपसे पूछ सकता है कि माइनर आपको बताना है, या ये भी कह सकता है द माइनर ऑफ द एलिमेंट B2 इज। B2 का पूछेगा तो आप B2 जो एलिमेंट है, ये B2 एलिमेंट
में रो और कॉलम को ओमिटिंग कर दीजिए, छोड़ दीजिए उनको, और या फिर मैं बताऊं तो जाकर प्लस का साइन बना दीजिए उस पर, तो इसको प्लस का साइन बनाएंगे B2 पर। तो बचे हुए एलिमेंट हैं यहाँ पे A1 C1 A1 C1 A3 C3। तो आप इस तरीके से आप किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर निकाल सकते हैं। दो वर्ड है यहाँ पर, माइनर और कोफैक्टर। यहाँ पर दो वर्ड यूज होंगे, माइनर एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर यूज होगा और माइनर्स के अंतर्गत। बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पर यदि आपसे पहले मैंने आपको ये माइनर समझाया है कि किसी तरीके से किसी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं। जब हम कोफैक्टर की बात आती है तो कोफैक्टर के लिए हमको यहाँ पर, अब जैसे हमें द कोफैक्टर ऑफ A1 निकालना हो, यहीं पर द हमको निकालना हो द कोफैक्टर ऑफ A1, कोफैक्टर ऑफ A1 निकालना हो तो दैट यहाँ पर दैट इक्वल टू, आपको इसमें रो और कॉलम -1 की पावर में रो और कॉलम लिखना पड़ेगा। तो मैं इसी को दोबारा से लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इसको, ये मैट्रिक्स है, वो डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस तरीके से दे रखा है। यदि इसमें द कोफैक्टर ऑफ A1 की बात की जाए तो कोफैक्टर ऑफ A1, ये A1 है तो E1 का है, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट ही कॉलम है। तो यहाँ पर हम -1 की पावर 1 + 1, हम मैट्रिक्स के हिसाब से देखा जाए तो हम -1 की पावर I + j, I यहाँ क्या है, रो है और j कॉलम है, तो I + j कर दिया जाता है, रो प्लस कॉलम। और फिर डिटरमिनेंट के अंतर्गत उस पर इस एलिमेंट को छोड़ करके इस एलिमेंट पर ओमिटिंग कर दीजिए, रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। इसी एलिमेंट पर एक रो है, ये रो है और ये कॉलम है, इसके एलिमेंट को आप छोड़ दीजिए, इस तरीके से इनको छोड़ दीजिए। बचे हुए जो डिटरमिनेंट के एलिमेंट हैं उनको लिख दिया जाता है। तो ये B2 C2 B3 C3, तो आपने देखा ये इस तरीके से कि ये आपका कोफैक्टर ऑफ A1 निकल आया। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने माइनर सिखाया है। अभी हम यहाँ पर यदि हम चाहें तो हम B3 का कोफैक्टर निकालना चाहें तो मैं मैट्रिक्स इसी को दोबारा डिटरमिनेंट को सॉरी लिखे दे रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट है आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कोई आपको डिटरमिनेंट दे रखा है। अब यहाँ लिख दिया जाए द कोफैक्टर ऑफ B3। जब हम B3 लिखेंगे यहाँ पर, तो B3 लिखेंगे यहाँ पे, कोफैक्टर ऑफ B3 लिखा जाएगा। तो B3 है, ये थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है। तो यहाँ -1 की पावर थर्ड तो रो लिख देंगे प्लस सेकंड कॉलम, थर्ड रो हो गया और सेकंड कॉलम। थर्ड रो में 3 प्लस सेकंड कॉलम में तो 2, फिर उसके बाद में डिटरमिनेंट में लिख देंगे। इस B3 पर प्लस का साइन बना दीजिए, अर्थात ओमिटिंग द रो और कॉलम, ओमिटिंग कर दीजिए। A1 C1 बचा यहाँ पे A1 C1 और A2 C2। तो ये आपका निकल के आया को द कोफैक्टर ऑफ B3। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का साइन है, क्योंकि 3 और 2 5 हो जाएगा और ओड पावर होती है तो ये माइनस में निकल के आएगा। A1 C1 और A2 C2। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको आज माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं डिटरमिनेंट के। इसमें 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का भी सॉल्व कर सकते हैं।
अब यहाँ पर कुछ हम आपको एनसीईआरटी प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.1 की बताते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 पहला है एवेल्युएट द डिटरमिनेंट। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दे रखा है 2 4 -5 1 -1। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते समय आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका इससे प्रोडक्ट करते हैं। अभी मैंने बताया था 2 इंटू -1 और -5 इंटू 4। तो इस तरीके से -2 और ये -4 5 जा 20 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 + 20 दैट इक्वल टू 18 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। दूसरे का फर्स्ट पार्ट है और डिटरमिनेंट में लिखा हुआ है यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और cos थीटा। इस तरीके से यहाँ पर ये 4 एलिमेंट का कोई भी 2×2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको गिवन है। और इस ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए आप इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे, cos का cos से प्रोडक्ट करेंगे, इस तरीके से इस तरह से इसका इससे प्रोडक्ट माइनस इसका इससे प्रोडक्ट करते हैं। ये मैंने अभी इक्वेशन में दिखाया था आपको। तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा, ये इसका इससे प्रोडक्ट हो गया, माइनस इधर क्योंकि अब साइन का साइन से करेंगे तो साइन थीटा और इंटू माइनस साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से cos स्क्वेयर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और इसको माइनस से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा दैट इक्वल टू आप जानते हो कि 1 होता है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए। और इसके एक में 3×3 ऑर्डर का क्वेश्चन इसमें मैंने आपको 3×3 ऑर्डर का 2×2 ऑर्डर का बताया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन 3×3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स निकालना सिखा रहा हूँ आपको कि 3×3 ऑर्डर का कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपने अभी 2×2 ऑर्डर का ही सीखा है। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको 3×3 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसका 3 रो 3 कॉलम है। याद रहे आप डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। तो केवल स्क्वायर में रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी तभी आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व करना है 3 -4 5 एंड 1 1 -2 और 2 3 1। ये आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए ये सब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इसको सॉल्व करते समय इसमें 3 एलिमेंट है। अब इसके माइनर कोफैक्टर्स की बात करें तो ये 3 है। 3 एलिमेंट को लिख लिया जाएगा यहाँ पर और 3 एलिमेंट में प्लस है क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। तो -1 की पावर हम 1 + 1 करेंगे तो ये -1 की पावर 2 हो जाएगा और ये प्लस का साइन रहेगा इसलिए प्लस का रहेगा। और 3 जो हमने एलिमेंट लिया है तो उस पर हम इसके रो और कॉलम को ओम्पटिंग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो 3 की रो और कॉलम को छोड़ दिया गया है। अब ये 2×2 का डिटरमिनेंट हो गया तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 1 का 1 से प्रोडक्ट करेंगे, 1 × 1 -3 × -2 सॉल्व करेंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। और फिर
अब आगे साइन, आगे प्लस पे ये प्लस, इस पे अब ये सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हो गया, तो -1 की पावर फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम हो जाएगा, तो -1 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसलिए ये माइनस में आएगा, यहाँ माइनस, और माइनस का एलिमेंट है माइनस के 4 है। फिर इसके बाद में -4 पर आप काउंटिंग कर देंगे रो और कॉलम को, प्लस और माइनस, प्लस का साइन इसे बना लीजिए, इस पर ये खत्म, मुझे इनको छुपा लेंगे, इनको छोड़ देंगे, तो 1 का 1 से प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर 1 का 1 से प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर 1 × 1 हो जाएगा। और इसको देखिए, और 2 का -2 से प्रोडक्ट कर देंगे, तो माइनस का 2 × -2 प्रोडक्ट कर दिया गया है। इस तरीके से आपने फर्स्ट रो, ऐसे हम चल रहे हैं। आप चाहें तो कोई सी भी रो के थ्रू चल सकते हैं, चाहे R1, R2, R3 के, चाहे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के थ्रू आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे अगला, आप इसके बाद 5 एलिमेंट पर पहुंचे, 3, -4 और 5। अब अब क्योंकि ये पहली रो है और थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो है, तो -1 की पावर थर्ड, फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम हो जाएगा, तो ये -1 की पावर 4 हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ साइन प्लस का आएगा। 5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, और उसके बाद में 5 में रो और कॉलम को काउंटिंग कर दी, छोड़ दीजिए इसको, तो इस पर यहाँ हम कहें प्लस का साइन बना दीजिए, तो ये कट गए और बचा हुआ डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 1 × 3 हो जाएगा, -2 × 1, 2 × 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने सॉल्व किया है। अब इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको 3, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 3 × 2 = 6, प्लस का 6 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस 4 हो गया ये, और ये 1 1 जा 1 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4, और प्लस के 5 हो जाएगा 3, -2 हो गया। अब यहाँ पर फिर 6 और 1 7, 7 × 3, 7 3 जा 21 हो गया, प्लस के 4 और 1 5, 5 4 जा 20 हो गया, और 3 में से 2 गया 1, 5 बन जा 5 हो गया। ऐड करेंगे तो ये 46 आ गया। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा कि इसमें ये जो क्वेश्चन है वो इसका 46 आंसर आ गया। इस तरीके से मैंने ये 3/3 का एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब इस तरीके से आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज के 4.1 एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, कि एक क्वेश्चन और बताऊंगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन ऐसा है एक और इसमें, कि इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड की गई है। क्वेश्चन दे रखा है, इस जैसे यहाँ दे रखा है 2 4 5 1 इज इक्वल टू, यहाँ गिवन है 2x 4 6x। तो इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, इसको, इसका इससे इंटू 2 × 1 -5 × 4 दैट इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस के 6 4 जा, इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे, इसका इससे प्रोडक्ट माइनस इसका इससे प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बन जा 2 -5 4 जा 20 दैट इक्वल टू आपको 2x² माइनस के 24। तो यहाँ से यहाँ पर माइनस का 18 हो गया, माइनस का 18 प्लस का 24 दैट इक्वल टू 2x²। तो यहाँ से ये 18 चला जाएगा, तो यहाँ 6 रह जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 2x²। तो x² इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3, और x इज इक्वल टू ±√3
तो ये आपका निकल आया। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। तो ये जो वैल्यू आपके पास निकली है वो ±√3 में निकली है। और इसको हम इस तरीके से प्लस माइनस के एक्स की वैल्यू प्लस माइनस के तो √3 निकल आया है। अब आप इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लें। सेम इसी मेथड से सारे क्वेश्चन होने हैं। अब मैं आपको जो सिलेबस में नहीं है उस पर थोड़ा हाईलाइट कर दूं। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं, इससे पहले सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। तो उस प्रॉपर्टी पर बेस क्वेश्चन को मैं आपको हल्का सा प्रॉपर्टी के बारे में कुछ मैं आपको आइडिया दे दूं कि वो प्रॉपर्टी क्या होती है। भले ही सिलेबस से हट चुके हैं, वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है कोर्स ड्यू टू कोरोना वायरस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम, क्योंकि ये डिटरमिनेंट जिस मेथड से मैंने अभी निकालना सिखाया है आपको, इस मेथड से कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस निकलते नहीं हैं, तो उनके लिए हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। और प्रॉपर्टी कुछ 5 या 6 प्रॉपर्टी हैं, यदि उनको आप ध्यान में रखेंगे तो डिटरमिनेंट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी भी डिटरमिनेंट को रिजल्ट पे मैं बता रहा हूं, जैसे कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है आपको, यदि A B C L M N और 0 0 0 किसी डिटरमिनेंट की कोई सी एक रो के कॉलम या किसी डिटरमिनेंट के किसी रो के एलिमेंट, किसी भी रो के एलिमेंट या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट सभी 0 हैं। यदि किसी डिटरमिनेंट के अंतर्गत किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 लिख देनी चाहिए। इसकी कंडीशन है, ये प्रॉपर्टी है कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी डिटरमिनेंट के अंतर्गत यदि रो के कॉलम या किसी रो के कॉलम या किसी रो के एलिमेंट या किसी कॉलम के एलिमेंट सभी 0 हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ज्यादा लिख देंगे। सिंस यहाँ पर R1 पूरा का पूरा 0 है, R1 = 0 है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो आपको समझ में आया कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी रो के या किसी और कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। पहली कंडीशन आपको ये रहनी चाहिए पता। दूसरी कंडीशन है, ये समझ लीजिए, ये आपको आएगा नहीं एग्जाम में क्योंकि ये कोर्स से रिमूव हो चुका है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, जैसे A B C L M N A B C, इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर रो 1, यहाँ पर R1 = R3 है। रो 1 और रो 3 के एलिमेंट एक जैसे हैं, या किन्हीं 2 रो के या किन्हीं 2 कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। थर्ड प्रॉपर्टी है इसके बाद, यदि किसी डिटरमिनेंट के सभी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो यहाँ पर इस रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो। यहाँ लिख दिया मैंने A1 B1 C1। ये रो R1 था, उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया।
और A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये पूरा का पूरा जो रो है, जो पूरा का पूरा रो के एलिमेंट है वो कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, कॉलम है तो रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही वैल्यू इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको तीसरी प्रॉपर्टी बताई है। हाँ, फोर्थ प्रॉपर्टी हम आपको एक और बताते हैं यहाँ पर कि किसी डिटरमिनेंट में, जैसे ये है A B C L M N P Q R, ये हम इच्छा है हमारी कि हम इस रो को ऊपर किसी रो को आपस में इंटरचेंज करें, या किसी कॉलम को एडजेंसेंट जो रो हो या एडजेंसेंट अगल बगल वाली रो या कॉलम हो, तो उनको आपस में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, यदि हम लिखना चाहते हैं L M N और A B C और P Q R, तो मैंने यहाँ चेंज किया है, इंटरचेंज किया है R1 इंटरचेंज किया है मैंने R2 से, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। जब किसी डिटरमिनेंट के दो एडजेंसेंट साइड या दो एडजेंसेंट कॉलम को चेंज करते हैं आपस में, तो इंटरचेंज करते हैं, तो आगे जो साइन है डिटरमिनेंट का वो चेंज हो जाता है। माइनस है तो वो माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। इस तरीके से आप ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी आप दिमाग में रख सकते हैं इसको, और ध्यान से इसको समझें। इसके बाद यदि डिटरमिनेंट की किसी रो में, या यहाँ पर R1 = R3, डिटरमिनेंट के किसी रो में एलिमेंट, जैसे कि आप ये समझिए ये डिटरमिनेंट, अब ये आपका एक डिटरमिनेंट है, इसमें कोई भी एक रो है या कॉलम है, जैसे मैंने लिख दिया A B C L M N P Q R, और किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड हो रहा है, जैसे इसको मल्टीप्लाइड कर दें K से। अब यहाँ K पूरी R1 से मल्टीप्लाइड है, तो इसको लिख सकते हैं K बाहर पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, A B C L M N P Q R। इस तरीके से ये K कॉमन बाहर निकाल करके पूरे डिटरमिनेंट से प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपकी एक पांचवी प्रॉपर्टी है। इनको डिटरमिनेंट के इस पर इन प्रॉपर्टी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, डिटरमिनेंट के, जो काफी आसान हो जाते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट में, जैसे ये है A B C, A B, यहां से देखिए A B C L M N P Q R। अब इसको हमने इसको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया गया है, इसमें कुछ कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए अल्फा बीटा गामा, मैंने लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले इसको लिखने का मेथड ये भी लिख सकते हैं, A एक बार ये और ये और ये, मतलब A B C L M N P Q R प्लस, ये प्लस का साइन है, फिर यहाँ दूसरे डिटरमिनेंट में लिखा जाएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा